Good morning to one and all, my dear students. Today I am here along with the ninth part of Paths to Modernization. And in today's session, I shall explain about the story of Taiwan. Dear students, in previous session, I have explained about the defeat of Kuomintang by the Chinese Communist Party. बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी 1949 में विजयी घोषित होती है और वहीं कुओमिंतांग बुरी तरह से पराजित होती है। तो स्टोरी उसके आगे की ही है जो ताइवान से संबंधित हो जाती है। चियांग काई शेक डिफीटेड बाय द सीसीपी फ्लीट इन 1949 टू ताइवान with over $300 million in gold reserves and crates of priceless art treasures and established a Republic of China. बच्चों, चीनी साम्यवादी दल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक was the leader of Kuomintang. चियांग काई शेक लगभग 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान की ओर भाग जाता है एंड ही एस्टैब्लिश्ड द रिपब्लिक ऑफ चाइना और वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। बच्चों, 1894-95 में जापान के साथ लड़ाई होती है और उस लड़ाई में ये जो जगह थी ताइवान, वो चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी। ठीक है, तब से वह जापानी उपनिवेश बना हुआ था। ये 1894 से 95 में जापान और चीन का युद्ध होता है जिसमें चीन हार जाता है और चीन को अपनी ये ज़मीन ताइवान जापान को देनी होती है और जापान का वो अभी उपनिवेश बना हुआ था। द कायरो डिक्लेरेशन ऑफ 1943 एंड द पोस्टडैम प्रोक्लेमेशन ऑफ 1949 रिस्टोर्ड सॉवरेनिटी ऑफ चाइना। बच्चों, कायरो घोषणा पत्र जो 1943 में और पोट्सडैम उद्घोषणा जो 1949 में हुई, उसके द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिल जाती है। ठीक, कहने का मतलब यह होता है कि वापस ये जो ताइवान की जो ज़मीन थी वो चीन के हाथों मिल जाती है, चीन के हाथों आ जाती है। मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन इन February 1947 had led the Kuomintang to brutally kill a whole generation of leading figures. फरवरी 1947 में ज़बरदस्त प्रदर्शन होते हैं और उसके बाद कुओमिंतांग ने, यानी जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी। द GMD, it means Kuomintang, under Chiang Kai-shek went on to establish a repressive government. बच्चों, चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की और दमनकारी सरकार की स्थापना क्यों कहा जा रहा है? वो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस सरकार ने बोलने की आज़ादी, राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी छीन ली थी, forbidding free speech and political opposition and excluding the local population from position of power. और साथ ही सत्ता की जगह में जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय आबादी को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। तो इस तरह से दे एस्टेब्लिश अ रिप्रेसिव गवर्नमेंट इन ताइवान। However, they carried out land reforms that increased agricultural productivity and modernized the economy so that by the 1973, Taiwan had a GNP second only to that of जापान in Asia. बच्चों, जो राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जा रही है, जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद था
वो राष्ट्रीय उत्पाद 1973 में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे नंबर पर रहा। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लैंड रिफॉर्म्स कंडक्ट किए गए थे और उस लैंड रिफॉर्म्स की वजह से वहाँ की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी, उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट आपको देखने को इंक्रीजिंग मोड में हमको देखने को मिल रहा था। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण जो ताइवान की राष्ट्रीय उत्पाद थी, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, वो पूरे एशिया में सेकंड नंबर पर आ गई थी। एंड द इकोनॉमी लार्जली डिपेंडेंट ऑन द ट्रेड। जो ताइवान का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार अगर कहा जाए तो वह था ट्रेड, व्यापार। वो लगातार वृद्धि करती जा रहा था, वो लगातार वृद्धि की ओर था, अग्रसर हो रहा था। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज़ बीन स्टीडली डिक्लाइनिंग। बच्चों, अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी वो लगातार वृद्धि करती जा रही थी, और लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि वहाँ जो अमीर और गरीब के बीच का जो अंतराल था वो लगातार घटता जा रहा था। इवन मोर ड्रामेटिक हैज़ बीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ताइवान इनटू अ डेमोक्रेसी। बच्चों, अगर हम ताइवान के एक लोकतंत्र के बारे में बात करें तो ताइवान का लोकतंत्र में जो रूपांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो काफ़ी नाटकीय रहा। वह ऐसा इसलिए हुआ कि 1975 में जहाँ चियांग काई शेक की डेथ हो जाती है और उसके बाद ये जो प्रोसेस थी वो धीरे धीरे उसकी शुरुआत होती है। 1987 में जब मार्शल लॉ, फौजी कानून हटा लिया गया तो इसके विरोधी दलों को अब ये इजाज़त मिल गई थी कि वो इस डेमोक्रेटिक सिनेरियो में या उस मोड में आगे शामिल हो सके, या उस प्रक्रिया ने, डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र की उस प्रक्रिया ने गति पकड़ना शुरू कर दिया था। द फर्स्ट फ्री इलेक्शंस बिगेन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग लोकल ताइवानीज टू पावर। बच्चों, पहले स्वतंत्र मतदान ने वहाँ के स्थानीय जो ताइवानी लोग थे उनको सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और अगर हम राजनयिक स्तर पर बात करें, डिप्लोमेटिकली मोस्ट कंट्रीज हैव ओनली ट्रेड मिशन इन ताइवान। और राजनयिक स्तर पर अगर हम देखें तो अधिकांश देशों के जो व्यापार मिशन हैं वो केवल उस समय ताइवान में ही थे। ठीक। एंड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड एम्बेसीज आर नॉट पॉसिबल एज ताइवान इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ चाइना। अब उनके द्वारा जो ताइवान में अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें, पूर्ण राजनयिक संबंध की बात करें और दूतावास को रखने की बात करें तो यह संभव नहीं था, क्योंकि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। इस वजह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो पूरी तरह से ताइवान में नहीं हो सकते थे। एम्बेसीज को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अभी भी ताइवान को चाइना का हिस्सा माना जाता रहा। द क्वेश्चन ऑफ रीयूनिफिकेशन with the mainland remains a contentious issues, but cross-strait relations have been improving, and Taiwanese trade and investments in the mainland are massive, and travel has also become easier. China may be willing to tolerate a semi-autonomous Taiwan as long as it gives up any move to seek independence. बच्चों, मुख्य भूमि के साथ उनका जुड़ना ये बड़ा ही विवादास्पद मुद्दा होकर रहा है। ताइवान और चीन के बीच के जो संबंध है वो हमारे इस टेक्स्ट बुक के आधार पर ये बतलाने की कोशिश करता है कि जो खाड़ी या क्रॉस स्टेट रिलेशन है वो सुधर रहे हैं, लेकिन इसके बीच जो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है या हमारे टेक्स्ट बुक के द्वारा हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार करने में सहमत हो जाएगा
China may be willing to tolerate a semi-autonomous Taiwan when it gives up any move to seek independence. अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है तो ये एक स्टोरी थी जिसमें आपने ताइवान के बारे में जानना कि किस तरह से चियांग काई शेक 1949 में ताइवान चला जाते हैं और वहाँ पर एक चीनी गणतंत्र की स्थापना करते हैं और वहाँ पर अपनी एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट को फॉर्म करते हुए लोगों के जो अधिकार थे, बोलने का अधिकार, राजनीतिक विरोध का अधिकार, वो छीन लिया जाता है। लेकिन 1975 में चियांग काई शेक की मृत्यु के पश्चात 1987 में फौजी कानून मार्शल लॉ हटा दिया जाता है और इसके बाद पहले स्वतंत्र मतदान होते हैं जिसमें स्थानीय लोग अब सत्ता आने की प्रक्रिया में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने ताइवान की एक छोटी सी कहानी को समझने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।